जी व्यूअर्स, द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, तो इसकी सीरीज़ हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसमें हम बेसिक से लेके एंड तक इसके मतलब डेफिनेशन है, उसके अलावा इसके जो चैप्टर है, चैप्टर में जो इसके अलावा सेक्शन है, सब सेक्शन है, तो सबको हम ब्रीफली देखेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम देखेंगे पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट होता क्या है, तो इसका और इसके अलावा इसकी जो सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन को हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। तो इसमें जो चैप्टर हैं वो टोटल 15 चैप्टर हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में, और इसके जो टोटल सेक्शन है वो हैं 184। तो ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि सेक्शन कितने हैं या चैप्टर कितने हैं। उसके बाद एक इसमें स्केड्यूल है, तो इसको अब स्टार्ट करते हैं हम। ये लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 जो असल में डील किस चीज़ को करता है, इसकी बेस क्या है, तो इसको हमने 2 पोर्शन में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट इसका है एग्रीकल्चर लैंड, मतलब ज़रूरी ज़मीन। या ज़रूरी ज़मीन से मुराद ये है कि जिस पे हम काश करते हैं, कोई गंदम होती है, कोई चावल होते हैं, उसके अलावा कोई और चीज़ जिसे हम काश करते हैं, वो एग्रीकल्चर लैंड में आती है। तो सेकंड पार्ट है इसका रिकॉर्ड ऑफ राइट, यानी मिसल हकीयत, मिसल मियादी, जमाबंदी जिसे भी आप कहते हैं। रिकॉर्ड ऑफ राइट से मुराद ये है कि जिस तरह एग्रीकल्चर की तो बात हो गई है कि हमने जो ज़रूरी ज़मीन है उसको हम यानी डील करता है ये लैंड रेवेन्यू एक्ट। और रिकॉर्ड ऑफ राइट में ये हो गया कि फॉर एग्जांपल हमारा घर है, कोई हमारी कमर्शियल कोई शॉप्स वगैरह है, तो उसका रिकॉर्ड किस तरह मेंटेन किया जाता है, कहाँ रखा जाता है, तो ये चीज़ इसमें डिस्कस होगी। तो एग्जांपल पे तौर पे मैंने लिखा है, अगर आपके पास एक घर है तो उसका कहाँ कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड होगा। तो इस रिकॉर्ड को कहीं पर रखा जाता है या इसमें इसे मेंटेन कहीं किया जाता है, ये सब रिकॉर्ड ऑफ राइट में मेंटेन किया जाता है। तो वही बात जो मैंने ऊपर किया है, ये सेम वही चीज़ है। तो इसका ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ एक्ट चैप्टर वाइज, तो आपको इसका ब्रीफ दे देता हूँ। जो चैप्टर है इसका मतलब इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, चैप्टर में कितने चैप्टर हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे, तो इसका थोड़ा सा हम ऐसे ब्रीफ देख लेते हैं। तो पहला चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर है प्रिलिमिनरी। तो इसमें यह है कि वेयर टू अप्लाई एंड डेफिनेशन, यानी ये जो रूल्स है या जो एक्ट है ये किस जगह पे एप्लीकेबल होगा। साफ ज़ाहिर है ये रूल हम पढ़ रहे हैं, एक्ट पढ़ रहे हैं, तो ये पाकिस्तान में ही इसका एप्लीकेबल होगा। और इसकी जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो हम फर्स्ट चैप्टर के इस प्रिलिमिनरी में पढ़ेंगे। सेकंड इसका चैप्टर है डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट। जैसा कि हम जानते हैं प्रोविंस होता है, एक सूबा होता है, उसकी डिवीजन होती है और डिस्ट्रिक्ट वगैरह होते हैं, ये किस तरह मतलब होते हैं, ये सारा कुछ ये जो चैप्टर है सेकंड, इसमें हम पढ़ेंगे। थर्ड है रेवेन्यू ऑफिसर, और फोर्थ है रेवेन्यू ऑफिसर। मतलब ये थर्ड और फोर्थ से मतलब मिला के ये एक ही चीज़ है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हिरारकी, अपॉइंटमेंट एंड पावर, मतलब कि जो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं उनकी हिरारकी किस तरह मतलब बनती है, और इसकी उनकी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी कौन होती है और किस तरह ये अपॉइंटमेंट उनकी होती है, और इनकी इख्तियारात क्या होते हैं, इनकी पावर्स वगैरह क्या होती हैं, ये जो चैप्टर है चैप्टर 4 में हम ये देखेंगे। तो चैप्टर 5 है जी विलेज ऑफिसर, लंबरदार। मतलब कि जो विलेज का जो ऑफिसर होता है जिसे हम लंबरदार भी कहते हैं, उसकी क्या पावर होती है, क्या अख्तियारात होते हैं, उसका क्या काम होता है, जॉब नेचर उसकी क्या होती है, उसके बाद इसकी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी क्या होती है, इसकी अपॉइंटमेंट किस तरह की जाती है, ये सारा कुछ हम जो चैप्टर नंबर 5 है विलेज ऑफिसर, इसमें हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 है रिकॉर्ड ऑफ राइट एंड पीरियोडिकल रिकॉर्ड। ये मैंने आपको ऊपर बताया कि रिकॉर्ड ऑफ राइट क्या होता है और पीरियोडिकल रिकॉर्ड वगैरह, यानी जो चीज़ भी हम लैंड ऑनर कोई चीज़ परचेज करता है, कोई सेल करता है, सेल आउट, सारा कुछ रिकॉर्ड इसमें रिकॉर्ड ऑफ राइट में मेंटेन हो रहा होता है। कौन ऑनर है, उसके बाद कितने साल बाद उसने बेची है, ये सारा कुछ रिकॉर्ड जिस तरह यानी सेल हो रहा है, बाय हो रहा है, ये सारा कुछ रिकॉर्ड ऑफ राइट में मेंटेन हो रहा होता है। ये सारा कुछ हम लैंड रेवेन्यू एक्ट के 6 चैप्टर में देखेंगे। तो 7 नंबर पे जो चैप्टर है इसका असेसमेंट, यानी रेवेन्यू की कलेक्शन से पहले कुछ असेसमेंट की जाती है, यानी हम इसका जो हम असेसमेंट यही करते हैं कि इसका रेवेन्यू किस तरह इकट्ठा किया जाएगा, कितना किया जाएगा। तो ये असेसमेंट होती हैं जो कि जनरल भी होती हैं समटाइम। 8 नंबर पे हम चैप्टर देख लेते हैं। 8 चैप्टर कौन सा होगा रेवेन्यू एक्ट 1967 का, तो 8 है कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो यानी इसका क्या तरीकाकार होगा, क्या
मतलब इसकी पॉलिसी बनाई जाएंगी, किस तरह यानी जो गवर्नमेंट ने एक टैक्स आयद किया किसी बंदे पर, उसकी कलेक्शन हमने किस तरह करनी है। अगर कोई बंदा अगर टैक्स नहीं देता तो उसकी क्या हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, यानी कोई बाकीदार है या उसका अरेस्ट करने का क्या तरीक़ाकार होगा, रेवेन्यू ऑफिसर उसे किस तरह नोटिस देगा, किस एक्ट के तहत देगा। तो ये चैप्टर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इस चीज़ को डील करता है। चैप्टर नंबर 9 है रिकवरी ऑफ अदर डिमांड बाय रेवेन्यू ऑफिसर, यानी रिकवरी दूसरे डिपार्टमेंट के थ्रू किस तरह की जाएगी, यानी कोई वापडा का कोई मतलब कोई रिकवरी है उस तरह मतलब रेवेन्यू ऑफिसर किस तरह करेगा। उसके अलावा अगर कोई मतलब नैब के टैक्सेस हैं तो अदर डिपार्टमेंट के भी जो टैक्सेस हैं वो भी इस तरह इसी चैप्टर में डील होते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10 क्या कहता है जी, सर्वेज बाउंड्रीज, यानी जो हदबंदी हम जिसे कहते हैं और बंदोबस्त कहते हैं। जैसे कि आपको पता है बंदोबस्त में कोई मौजा है दोबारा से उसकी पैमाइश की जाती है, उसकी हदबंदी की जाती है, उसकी मतलब किले नंबर खसर नंबर जो के होते हैं वो दोबारा से मेंटेन किए जाते हैं। तो ये चीज़ इस चीज़ को मतलब इस चीज़ में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये किस तरह से की जाती है, इसका क्या तरीक़ाकार होता है। चैप्टर नंबर 11 है जी पार्टीशन। पार्टीशन से मुराद मतलब किसी ज़मीन है उसकी किस तरह तकसीम की जाती है, यानी कोई सम टाइम ये होता है कि कोई बंदा किसी का मुश्तरका खाता होता है तो उस चीज़ से वो मतलब कि वो एग्री नहीं होता है इस बात पे कि मेरी, वो कहता है कि मेरी ज़मीन इधर नहीं है, वो दूसरा कहता है मेरी इधर नहीं है उस जगह पे है। तो इस चीज़ से मतलब थोड़े से डिस्प्यूट पैदा होते हैं, तो इसी बिहाफ पे वो पार्टीशन करवाते हैं, अपनी तकसीम करवाते हैं। तो तकसीम किस तरह की जाती है, ये सारा कुछ तरीक़ाकार क्या होता है, दरख्वास्त किसे देनी पड़ती है, क्या रूल्स होते हैं इसके, कौन सा एक्ट होता है, ये सारा कुछ चैप्टर नंबर हम 11 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 12 जी आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन क्या होता है कि मतलब सालसी भी उर्दू में इसे लफ्ज़ में कहते हैं। तो इसमें यह होता है कि सम टाइम कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा का खदशा पैदा हो जाता है। तो उसमें यह होता है कि थर्ड पार्टी जो होती है वो थर्ड पर्सन कोई होता है, उसे मतलब खड़ा किया जाता है, उसे कहा जाता है कि ये इसी बिहाफ पे जो फैसला होता है वही चीज़ वो मतलब मानने के लिए तैयार होते हैं वो। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि इस जो चैप्टर है इस चैप्टर में हम यही चीज़ देखेंगे, इसका क्या तरीक़ाकार होता है और ये किस तरह कब एप्लीकेबल होती है और कब इसकी ज़रूरत पड़ती है, इस चैप्टर में हम देखेंगे। चैप्टर नंबर 13 है अपील रिव्यू रिवीजन। तो अपील कैसे की जाएगी, तरीक़ाकार क्या होगा, टाइम लिमिटेशन क्या होगी, स्टे ऑर्डर वगैरह, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर 13 में देखेंगे। चैप्टर 14 है सप्लीमेंट्री पार्टीशन। क्या होती है मतलब इसका 14 में डिपॉजिट रेवेन्यू ऑफिसर, यानी रेवेन्यू ऑफिसर किस तरह डिपॉजिट करेगा जो उनके टैक्सेस वगैरह होते हैं, और सिविल कोड जो जो होती है ये भी इसमें हम डिस्कस करेंगे और इस चीज़ में हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 15 है मिसलिनियस यानी मुतफरिक। तो इसके अलावा जो भी चीज़ें होंगी वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम प्रिजम्बल देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्ट है 4 चीज़ों पे बेस करता है। तो इसमें आपको आपके पास क्या होना चाहिए, नोट्स होने चाहिए लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के। इस तरह ये आप जब नेट पे आप सर्च करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोडेड होने चाहिए, आपके पास प्रिंट फॉर्म में होने चाहिए। उसके अलावा जब ये आप प्रिंट निकालें उसके बाद आप लेक्चर को सुने और पढ़ें। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर इट इज़ एक्सपेंडेड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द मेकिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। तो मैंने आपको बताया ये 4 चीज़ों पे बेस करती है। एक है मेकिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ राइट्स, मतलब कि इसे बनाया कैसे जाता है और मेंटेन कैसे किया जाता है। सेकंड है उसमें बताता है कि असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो इसकी असेसमेंट और कलेक्शन की जाती है, यानी कितना लैंड रेवेन्यू लेना है, इसकी वसूली कैसे करनी है, ये सारा कुछ इसमें होता है। थर्ड में वो कहता है अपॉइंटमेंट एंड फंक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। जब आप नोट से पढ़ेंगे तो ये सारा कुछ वही लिखा हुआ है। तो यानी उनकी तकर्री कैसे होगी, उनके पावर क्या होगी, इख्तियारात क्या होंगे। फोर्थ पे अदर मटेरियल लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी दूसरे तमाम मामला जो लैंड रेवेन्यू से कनेक्ट हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। इसका चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है हम देखते हैं वो किस
चीज़ पे बेस करता है, और क्या इसकी डेफिनेशन है, और क्या इसमें जो सब सेक्शन कौन से हैं, सेक्शन कौन से हैं। तो चैप्टर नंबर 1 हमने ओपन किया हुआ है। तो ये जो डील करता है वो है प्रिलिमिनरी। तो इसकी ये किस पे है, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। इसका जो पहला जो सेक्शन है वो क्या कहता है, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। तो इसके हम सब सेक्शन 3 सब सेक्शन है, उन्हें हम पढ़ते हैं। तो मैंने आपसे पहले भी बोला था कि आपके पास ये नोट्स होने चाहिए। ये नोट उन्हीं नोट्स से मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो आपके पास ये ओपन होंगे तो आपके को ईजी समझने में समझ आएगी इस चीज़ की। तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड वेस्ट पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। तो इसे हम जो पहली लाइन बता रहा है, सब सेक्शन कह रहा है, वो कहता है इसे हम वेस्ट पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 भी कहते हैं, क्योंकि ये एक्ट 1967 का है। तो इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश साथ थे, मतलब एक साथ थे। अब का जो हमारा पाकिस्तान है, इस वक्त इसको वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। यानी अब जो हमारा पाकिस्तान है, जो हमारे सूबे हैं, 4 सूबे हैं, तो उसे वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, और बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था उस वक्त। 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश अलहदा हुआ, तो वेस्ट पाकिस्तान के 4 सूबे हैं वो पाकिस्तान बने। क्योंकि 1971 में जो बांग्लादेश था वो हमसे अलहदा हो गया, तो हमारे पास जो पाकिस्तान था उसके 4 सूबे थे, वो हम पाकिस्तान मतलब बन गया पाकिस्तान के नाम से, जो अब पाकिस्तान है हमारा। तो यही चीज़ वो कह रहा है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। तो ये एक्ट क्या कहलाता है, पंजाब वेस्ट रेवेन्यू एक्ट 1967 कहलाता है। तो इसका सब सेक्शन क्या कहता है, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द प्रोविंस ऑफ वेस्ट पंजाब एक्सेप्ट द ट्राइबल एरिया। तो ये सेकंड ये क्या कहता है, वो कहता है कि जो इसकी एप्लीकेबिलिटी होगी वो चारों सूबे पर होगी, यानी सिर्फ एक्सेप्ट ट्राइबल एरिया, ट्राइबल के एरिया के अलावा ये एप्लीकेबल कहाँ होगा, ये चारों सूबों पे एप्लीकेबल होगा, जो हमारे पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। इसका सब सेक्शन हम थर्ड देख लेते हैं, वो क्या कहता है, it or any specified provision thereof shall come into operation in such area or areas and on such date or dates as a government may be notification appointment in this behalf। तो थर्ड में हमारे पास वो क्या कहता है, वो कहता है गवर्नमेंट विल डिसाइड द एप्लीकेबिलिटी, यानी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इस रूल को कब अप्लाई करना है, और किस जगह करना है, और किस थ्रू करना है, और ये किस तरह करवाएगी गवर्नमेंट, ये नोटिफिकेशन के ज़रिए करवाएगी। ये मतलब कि ये तब लागू होगा जब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी नोटिफिकेशन के ज़रिए। ये थर्ड इसका जो सब सेक्शन है वो यही चीज़ बता रहा है कि गवर्नमेंट जब चाहेगी जो तो अपनी नोटिफिकेशन के ज़रिए इसकी मतलब एप्लीकेबिलिटी को लागू करवाएगी।